हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम करते हैं इक्विलिब्रियम पार्ट 2 यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। काफी लंबा लेक्चर होने के बाद अब मेरे ख्याल से कुछ चीज उसमें बची नहीं है। जो भी चीजें डिस्कस करने की थी सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस करेंगे कोशिश करेंगे सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हो जाएं, लेकिन तुमको अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस लगाने हैं। सो मेक श्योर कि कोई क्वेश्चंस में कोई भी कमी ना छूटे, है ना। इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे डीपीएस और अपने एमपीक्यूज को मिला करके। लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है और करना, ठीक है, क्योंकि यही समय है बाबू भैया। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, क्या है देखें। Which of these is likely to act as Lewis base? तो Lewis base क्या चीज होती है? As per the definition हमें पता है Lewis base वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, पहली बात तो। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? लीस्ट लाइकली। लीस्ट लाइकली मतलब सबसे कम, जिसमें चांसेस जिसके बहुत कम है कि वो लुईस बेस की तरह काम नहीं करेंगे कंपैरेटिवली। तो कौन होंगे? देखो एफ माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। BF3, अब BF3 को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस वजह से लुईस बेस नहीं लुईस एसिड होगा, तो आंसर हमारा BF3 ही होगा, ठीक है। तो आंसर इज बी हियर। ओके, क्लियर। ये PF3 है, ये CO है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें ही इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। कहीं ना कहीं इनके पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं, देयरफॉर दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर। दे हैव द टेंडेंसी, सम टेंडेंसी, ठीक है, भले ही कम होगी ज्यादा होगी बात अलग है। लेकिन BF3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो बेचारा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, डोनेट थोड़ी ना करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज बी हियर। ओके, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज लुईस एसिड? इसमें से कौन सा जो है लुईस एसिड की तरह काम करेगा? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में, और दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? ये एक्सेप्ट करेंगे, और वो लुईस एसिड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। देखें जरा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है अपने आप में, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी हमारे आंसर नहीं होंगे। लेकिन बोरॉन जो होगा, यहाँ पर अगर बोरॉन ट्राई अल्काइल की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर सीधी सी बात है, 3 जगह से यहाँ पर ये चीज जुड़ी तो हुई है, इस कार्बन नहीं है, बोरॉन होगा। लेकिन बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस हिसाब से? तो 6। मतलब कि ये क्या हो गया है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाता है, इसलिए वही चीज लुईस एसिड होगी। तो आंसर हमारा डी होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके। Which of the following cannot act both as Bronsted acid and as Bronsted base? Now, what is Bronsted acid and Bronsted base? Bronsted acid प्रोटॉन्स की टर्म्स में अगर देखें तो H प्लस डोनर जो होता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, और ब्रॉन्स्टेड बेस वो जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। तो इसमें पूछा है कैन नॉट एक्ट एज बोथ, ठीक है, जो दोनों की तरह काम नहीं कर सकता, ऐसा कौन है? ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो HSO4 माइनस, अब ये HSO4 माइनस H प्लस लूज भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। H प्लस अगर इसने लूज किया तो ये बनाएगा SO4 2 माइनस, और अगर इसने एक्सेप्ट किया तो बनाएगा H2SO4। करेक्ट है। HCO3 माइनस भी H प्लस लूज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर इसने लूज किया तो बनाएगा ये CO3 2 माइनस, और अगर एक्सेप्ट किया तो बनाएगा H2CO3। करेक्ट है। NH3 भी H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, और क्या बोलते हैं, H प्लस डोनेट भी कर सकता है। अगर इसने H प्लस डोनेट किया तो ये बनाएगा पहले तो NH, हाँ, अगर H प्लस डोनेट किया तो बनाएगा NH2 माइनस, और अगर एक्सेप्ट किया तो बनाएगा NH4 प्लस अमोनियम आयन, ठीक है। लेकिन HCl जो है, अब HCl H प्लस डोनेट तो कर सकता है और डोनेट करके Cl माइनस बना लेगा, लेकिन इसके पास और टेंडेंसी नहीं है कि ये एक और H प्लस एक्सेप्ट कर पाए। इस वजह से इट हैव द टेंडेंसी टू लूज H प्लस, बट इट डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू क्या बोलते हैं,
एक्सेप्ट H प्लस, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो इस वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि HCl is something which can only act as Bronsted acid but not act as Bronsted base। वो Bronsted base की तरह काम नहीं करेगा, केवल और केवल Bronsted acid की तरह ही काम करेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है ना? ओके। A weak acid Ha has a Ka of 1 into 10 की power minus 5. If 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociated at equilibrium is closest to। ठीक है, पहले मैं चाहूंगा कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। ठीक है, हो गया। चलो अब मैं बताता हूँ। एक वीक एसिड है Ha, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन होकर क्या बना रहा है? H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, और यहाँ पर इसका Ka कितना दिया गया है? 10 की पावर माइनस 5 दिया गया है। Ka होता क्या है? Ka होता है H प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ha। कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके लिए फिर जब हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखो यहाँ पर देखो, अगर ऐसा देखा जाए, ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। तो अगर t इक्वल टू 0 पर हम ये बोलें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये 0 था और ये 0 था, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये बनाएगा कितना? C माइनस सी अल्फा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है यानी कि एक मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं। अगर एक में से अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं तो सी में से सी अल्फा डिसोसिएट होंगे, और अगर सी अल्फा डिसोसिएट हो रहे हैं तो एक से अगर इसका एक H प्लस और एक A माइनस बन रहा है तो सी अल्फा से यहाँ पर सी अल्फा और यहाँ पर सी अल्फा बनाएगा। करेक्ट है? तो अगर यहाँ पर है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई अब जो Ka होगा वो कितना होगा? H प्लस इंटू A माइनस अपॉन H, अभी लिखा था ना अपन, यानी कि सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। फिर हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं और C और C कैंसिल हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर बचता है C अल्फा स्क्वायर। और इससे जो अल्फा आता है वो क्या आता है? अल्फा इससे जो आता है वो आता है Ka बाय C का रूट Ka बाय C, राइट? वैसे तो तुमको जनरली यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, लेकिन कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि अगर ये एसिड गलती से 2H प्लस दे रहा है यहाँ पर, मतलब 2 प्रोटॉन डोनर है, पॉलीबेसिक एसिड है, ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 2H प्लस दे रहा है, यहाँ पर ये H था, एक H प्लस दे रहा था, तो ठीक है, चंगा सी, सब चंगा सी, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये जो H प्लस होता है ना, ये 2H प्लस रिलीज कर रहा है या 2A माइनस रिलीज कर रहा है, तो हमको उसके केस में इसकी स्टोइशियोमेट्री को भी देखना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर C अल्फा का यहाँ 2C अल्फा बनेगा, तो ये सारी चीजें भी कंसिडर करना पड़ता है उसके लिए। इसलिए तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जब भी हम करें तो शुरुआत हम भले ही हमको ये पता है कि ये चीजें होती हैं और अल्टीमेटली आंसर ये आता है, लेकिन एक बार जब तुम्हारी हैबिट डलेगी तो तुम्हें सारी चीजें दिमाग में क्लियर रहेंगी कि अगर यहाँ पर मान लो कुछ ऐसा होता H2A होता फिर, तो यहाँ तो 2H प्लस बन जाता, और 2H प्लस बन जाता तो यहाँ पर 2C अल्फा बनता, फिर यहाँ पर 2C अल्फा का स्क्वायर करना पड़ता, समझ रहे हो? तो चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती, उसके केस में अल्फा ये थोड़ी ना आता, समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए बकायदा मैं सारी चीजें बता देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे। अभी तो मामला क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा रूट Ka बाय C है, तो रूट Ka हमको दिया गया है कितना? 10 की पावर माइनस 5 दिया गया है ना? Ka कितना दिया गया? दिस इज Ka 10 की पावर माइनस 5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया? 0.1 मोल ऑफ दिस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारे पास 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं ये, तो सीधी सी बात है जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो 0.1 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि 0.1 ही होगा। 0.1 मतलब 10 की पावर माइनस 1, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 1, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर प्लस 1, और 10 की पावर माइनस 5 प्लस 1 कितना होगा? 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 का रूट कितना होगा? 10 की पावर माइनस 2। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन क्या हमको ये निकालना था? नहीं, हमको तो परसेंटेज निकालना था, परसेंटेज। तो यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? परसेंटेज डिसोसिएशन इज नथिंग बट अल्फा इंटू 100, क्योंकि परसेंट में जब निकालना है ना, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल में होता है, जब हमको परसेंट में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 की पावर माइनस 2 अल्फा आया था इंटू 100, और 100 यानी 10 की पावर 2, यानी कि अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 1, तो आंसर आएगा 1%, आंसर ए। समझ रहे हो कैसे सोचना है,
कैसे करना है। डायरेक्टली तुम अप्लाई कर सकते थे फॉर्मूला, नो डाउट, लेकिन मैं उस चीज को रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि गलती से भी अगर क्वेश्चन पलट करके दे दिया उसने तो तुम्हें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, ओके क्लियर, आगे बढ़े। What is the pH of the resulting solution when the equal volumes of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed? Very good question, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी इसमें कहीं ना कहीं जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या हो रहा है वो ध्यान से देखना है तुमको और बताना है, ठीक है, ओके क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएच निकालना है एक ऐसे सॉल्यूशन का जो हमने मिक्स करके बनाया है, किस किस को, NaOH 0.1 मोलर को और HCl 0.01 मोलर को। तो ये सारी चीजें हैं, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सॉल्व कर रहे हो, ओके कर लिया होगा अभी तक, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, तो यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर तुम्हें पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली यहाँ पर दो चीजों को अगर मिला रहे हैं तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। तो फाइनल मोलैरिटी का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोगों को इट डिपेंड्स ऑन 2 केस, उसमें हमने 2 केस देखे थे, सम बेसिक में हमने 2 केस देखे थे कि अगर हमने सेम चीजों को मिलाया तो क्या होगा, एसिड एसिड को मिलाया तो हो सकता है कि वहां पर दोनों नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन हो जाएं, या बेस बेस को मिलाया तो भी नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन हो जाते हैं। लेकिन जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें पता है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो बच जाता है, जो कम मात्रा में होता है वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। वही चीज हो रही है यहाँ पर कि NaOH एक बेस है और HCl क्या है, एक एसिड है। तो जब ये चीज मिल रही है तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स जो इसके ज्यादा होंगे वो बच जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम होंगे वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट बन के वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि किसके मोल्स बच जाएंगे, यानी कि ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा। या तो तुम यहाँ देख के अल्टीमेटली देख सकते हो कि यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि 0.1 मोलर है, ये 0.01 मोलर है, सीधी सी बात है 0.1 मोलर बड़ा है यहाँ पे 0.01 मोलर से, इसका मतलब अल्टीमेटली हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला है कैसा आने वाला है, बेसिक आने वाला है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा, तो इसका मतलब 2 और 7 तो हो नहीं सकते, ये आंसर नहीं होंगे। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो अब कैसे करना है आगे देखते हैं इसके बारे में कि हमको अल्टीमेटली फाइनल आंसर कैसे आएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है अभी तक। तो यहां से हमने केवल इससे ही जज कर लिया कि कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल कैसे मोलैरिटी निकालेंगे। अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर OH माइनस की मात्रा जो है वो ज्यादा है H प्लस से, तो अब हमको देखना है रिमेनिंग OH माइनस कितने होंगे, ठीक है, रिमेनिंग OH माइनस निकालना पड़ेगा हमको, करेक्ट है ना। तो ये चीज है, अब OH माइनस ज्यादा है, कैसे पता चला कि यहाँ पे 0.1 मोलर था, यहाँ 0.01 मोलर था, इस हमको पता चला। तो अब यहाँ पर इसका देखो अब कैसे निकालेंगे, नई न्यू मोलैरिटी या रिमेनिंग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो चीज कैसे निकालेंगे, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, यहाँ पर मैं OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो अगर तुम्हें पता है कि एसिड और बेस मिलाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये किया करते थे। माइनस क्यों करते थे, क्योंकि हमें पता है कि जो मात्रा जिसकी ज्यादा रहेगी वो बच जाएगा और कितना खत्म हो जाएगा, जितना एसिड था, यानी कि यहाँ पर जितना एसिड था वो पूरे तरीके से H प्लस खत्म हो जाएंगे और OH माइनस ही बच जाएंगे। कितने OH माइनस बचेंगे, अगर मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 थे, तो N1 अगर ग्रेटर देन N1 अगर ग्रेटर देन N2 है तो सीधी सी बात है जो न्यूट्रलाइज होंगे वो कितने हो जाएंगे, N2 गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, करेक्ट है। और बच जाएंगे कितने, N1 बच जाएंगे N1 माइनस N2, इतने बच जाएंगे, क्योंकि N1 में से N2 जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए, क्योंकि ये कम मात्रा में थे तो ये खत्म हो गए। जो बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे, N1 माइनस N2, N1 मतलब होता है M1V1 और N2 मतलब होता है M2V2, राइट। ये मैंने करवाया था सम बेसिक में, ठीक है, अगर नहीं देखा है मेरा वो लेक्चर तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे था तो नंबर जो मोलैरिटी थी तो M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हमने एसिड और बेस की मिक्सचर मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। तो करते हैं इसको, कितना है, अब देखो यहाँ पर 0.1 मोलर है। व्हाट डू वी मीन बाय मोलर, मोलर का मतलब होता है 0.1 मोल पर लीटर,
इसका मतलब क्या है 0.1 मोल पर लीटर, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 मोल्स हैं NaOH के कितने लीटर में, 1 लीटर में। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम कितनी अज्यूम करेंगे 1 लीटर, और यहाँ पर कितनी अज्यूम करेंगे, यहाँ पर भी 1 लीटर होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.01 मोल्स होंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.01 मोल्स हैं इन 1 लीटर। तो ये भी 1 लीटर में है, ये भी 1 लीटर में है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी जब हम मिक्स करेंगे, तो 1 लीटर और 1 लीटर को मिलाया तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2 लीटर, 2 लीटर की तो वॉल्यूम हो गई। अब M1V1 यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, हमको पता है इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 और इसके हैं 0.01, मतलब M1V1 कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01, ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ OH माइनस आयन, यानी कि है ना OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है ये। मोलैरिटी ऑफ OH माइनस मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यही तो हमको यही तो पता करना था रिमेनिंग OH। तो कैसे निकाला हमने रिमेनिंग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, क्या तुमको समझ में आया? यहाँ पर 0.1 था NaOH का कॉन्सेंट्रेशन, HCl था 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ये 0.1 मोल पर लीटर यानी 1 लीटर में था, ये 0.01 1 लीटर में था। समझ में आया? अगर हमको पता है कि यहाँ पर दोनों चीजों को मिक्स किया है तो वॉल्यूम इसके हो जाएगी V1 प्लस V2 यानी कि 2 लीटर हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर उतने ही होंगे जितने बच जाएंगे न्यूट्रलाइज होने के बाद। तो कितने बचेंगे M1V1 माइनस M2A2, या कह सकते हैं N1 माइनस N2। N1 कितना था 0.1, N2 कितना था 0.01, ये चीज क्या बात समझ में? तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 0.1 में से 0.01 गए तो 0.09/2, 0.09/2 मतलब कितना हो गया 0.045, ठीक है, ये चीज आएगा है ना 0.045, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है ओके। या इसको ऐसा कह सकते हैं इसको कैसे कह सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 1/2 किसका, तो 10 की पावर -2, ऐसा कह सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर -2। अब अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमारा आ गया है तो हम POH निकाल सकते हैं। तो POH क्या होगा, POH इज माइनस लॉग ऑफ दिस, तो माइनस लॉग ऑफ 4.5 और ये माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, देखो log ऑफ 10 की पावर -2 इज नथिंग बट 2, है ना, ये -2 नीचे उतर के +2 हो जाएगा 2, और 4.5 log ऑफ 4.5 इज अप्रोक्सीमेटली 5, ठीक है। इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेटली 5 मान लूं तो log 5 की वैल्यू होती है 0.7, कितनी होती है, एक मिनट दी गई है कि नहीं दी गई है यहाँ पर, ठीक है। log 4.5 नहीं दिया गया तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब हमें 4.5 नहीं पता, तो अगर हमें log 5 की वैल्यू पता है, क्योंकि 4.5 तो आसपास ही है ना 5 के, 4.5 अप्रोक्सीमेटली 5, तो log 5 की वैल्यू हम जानते हैं। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 होती है, वैसे तो 0.69 होती है लेकिन 0.7 होती है। तो डेफिनेटली 4.5 की वैल्यू 0.7 से थोड़ी बहुत ही कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे 5 log 5 को अगर अज्यूम करें तो यहाँ पर बोल देते हैं दिस इज कमिंग आउट टू बी log 5 दैट इज 0.7। तो 2 माइनस 0.7 कितना हो गया, ये आ गया 1.3 के आसपास, 1.3 हमारा POH आ गया। तो POH इज नथिंग बट 1.3, और अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूं कि व्हाट इज pH देन, तो pH हो जाएगा 14 माइनस 1.3, तो 14 माइनस 1 कितना हुआ 13, और 13 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 12.7 के आसपास, ठीक है। तो हमारा आसपास आंसर आएगा 12.7। तो यहाँ पर आसपास इसलिए क्योंकि हमने 4.5 को अज्यूम कर लिया यहाँ पर 5, है ना, इस वजह से हमारा आंसर 12.7 के आसपास आना चाहिए pH का, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 12.65। समझ में आया है कैसे करना है? बढ़िया क्वेश्चन था। मेन तो हमको ये था कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है ओवरऑल, वो चीज तुमको पता होनी चाहिए। ये चीज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख ली थी, लेकिन फिर से मैंने बता दिया N1 माइनस N2, है ना, इसको ऐसा अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एसिड की मात्रा ज्यादा होती तो ओवरऑल यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाता, सीधा H प्लस ही आता। यहाँ पे पहले हमने फिर OH माइनस ज्यादा था, इस वजह से OH माइनस पहले निकाला, फिर POH निकाला, फिर POH को 14 माइनस करके फिर pH निकाला, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोसेस तुमको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बच्चों। ओके, सो आंसर कितना है इसका A 12.65, क्लियर। The dissociation constant of a weak acid is 10 की power -4. In order to prepare a buffer with a pH equal to 5, the salt upon acid ratio should be, okay,
बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन ये बफर का है, और कैसा बफर है, एसिडिक बफर है, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड का हमको यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka दिया गया है, Ka दिया गया है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ सॉल्यूशन विद pH इक्वल टू 5, pH भी दिया गया है। तो हमारे पास हेंडरसन हेजल-बॉल्श इक्वेशन क्या कहती है किसी वीक एसिडिक बफर के लिए, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, करेक्ट, सॉल्ट अपॉन एसिड। और हमको यही सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशो चाहिए, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो pH हमको कितना दिया गया है बच्चों, 5 दिया गया है। अगर pKa निकाले यहाँ पर 10 की पावर -4 हमको Ka दिया गया है, तो pKa कितना हो जाएगा, pKa इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4 यानी कि 4, यानी कि pKa कितना हो जाएगा 4 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, अब यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पे जाके हो जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, उसके बाद फिर अब 1 कौन सी लॉग की कौन सी वैल्यू पर लॉग 1 होता है, 10, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज नथिंग बट लॉग 10। तो अगर हम एंटी लॉग लेंगे अब, तो 10 इज इक्वल्स टू सॉल्ट अपॉन एसिड, यानी कि 10 इज इक्वल्स टू salt upon acid is coming out to be कितना, 10 आ गया, यानी कि 10:1। तो आंसर कितना हो जाएगा, C, 10:1। salt upon acid is 10:1। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके, आसान क्वेश्चन था ये, है ना, बस अपन को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ठीक है, which of the following salt will give highest pH in water? Okay, highest pH, तो हाईएस्ट पीएच मतलब कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, कुल मिला के ये है। ठीक है, विच वन इज गोइंग टू बी बेसिक, हाईएस्ट बेसिक कौन सा होने वाला है, ये चीज पता है। ठीक है, तो अब कैसे देखेंगे, तो देखते हैं। देखो KCl है, अब ये सॉल्ट है। ठीक है, जब ये पानी में जाएगा, सबको पानी में मिला दो, तो सबको पानी में मिलाएंगे, तो सबसे KCl को पानी में मिलाओ तो क्या हो रहा है, ये बना रहा है KOH प्लस HCl। तो हम ये देख रहे हैं KOH और HCl है ना, यहाँ पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बोथ स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही नहीं मिलेंगे, K प्लस अलग रहेगा, Cl माइनस अलग रहेगा, H प्लस अलग रहेगा, OH माइनस अलग रहेगा, ये न्यूट्रल होगा। तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये चीज न्यूट्रल है। ऐसे ही NaCl में भी सेम चीज होगी, दोनों स्ट्रॉन्ग है, बोथ स्ट्रॉन्ग, बोथ स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब न्यूट्रल। समझ में आया? ठीक है, Na2CO3, Na2CO3 को अगर हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, Na2CO3 को पानी में मिलाएं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ये तो NaOH बना रहे हैं, दो हैं तो दो NaOH बनाएंगे, और साथ में जो कार्बोनेट है वो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। करेक्ट है, अब NaOH ये तो स्ट्रॉन्ग है तो ये तो बिखरा हुआ रहेगा, मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन H2CO3 ये वीक है, और ये वीक है मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और जैसे यहाँ हाइड्रोलिसिस हुआ इसका मतलब ये तो गया, H प्लस पार्ट तो खा गया ये, है ना। यानी कि अब सॉल्यूशन के अंदर देखा जाए तो स्ट्रॉन्गर पार्ट जो है वो बिखरा हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा मतलब Na प्लस और OH माइनस ऐसे बिखरे हुए रहेंगे पूरे तरीके से। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज फॉर्म में रहेगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन में, इसका मतलब ये पूरे सॉल्यूशन में, यानी कि ये बेसिक होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब यहाँ पर इस Na2CO3 का यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है, ये जो pH होने वाला है वो सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्ट है जो किससे मिलकर के बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, है ना। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ही ये चीज बेसिक होगी, बेसिक होगी मतलब इसका pH अच्छा खासा ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी सब KCl NaCl में ये सारे के सारे दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एसिड पार्ट भी स्ट्रॉन्ग था, बेसिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से ओवरऑल ये चीज न्यूट्रल रही। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर सोचना आना चाहिए कि यहाँ पर जो ये सॉल्ट्स जो बने हुए हैं ये किन चीजों से बने हुए हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, H2CO3 वीक होने की वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका, और यहाँ पर ये चीज तो बिखरी हुई रहेगी, यानी कि ये हो गया OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि पार्ट जो है ये बेसिक नेचर शो करेगा। क्या बात समझ में आ गई, है ना। आसान क्वेश्चन, ऐसे सोचना है। ठीक है, वैसे तो दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सोचना कैसे और क्या चीजें हमको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। क्लियर ये बात? क्या है भैया, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है।
the KSP of the Ag2CrO4, AgCl, AgBr and AgI are respectively itna, itna, itna and itna. Which one of the following salts will precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI and Na2CrO4? तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा सॉल्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो हमें यहाँ पर देखो किस चीज का बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट। तो प्रेसिपिटेट की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती है कि KIP यानी जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन KSP। आयनिक प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा KSP से फॉर प्रेसिपिटेशन। अब यहां पर अगर मैं AgNO3 क्या हो रहा है, देखो AgNO3, अगर AgNO3 के प्रेसिपिटेशन या इसके आयनिक प्रोडक्ट की बात करूं तो AgNO3 का यहां पर आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, AgNO3 यहां पर टूट करके Ag प्लस NO3 माइनस बना रहे हैं, ठीक है, ये है। अब आयनिक प्रोडक्ट इसके केस में क्या होने वाला है, तो KIP जो होगा इसके केस में वो होगा Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमको ये चीज देखनी होगी कि अगर ये चीज फिक्स है, अब ना आयनिक प्रोडक्ट हमारा AgNO3 का फिक्स होगा, ये चीज किसी भी टाइम पर देखेंगे। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सी चीज पहले प्रेसिपिटेट होगी या सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगी। हमसे लास्ट का पूछा गया है, तो हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पहले होगा कौन सा। अब कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन ये है कि आयनिक प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा KSP से, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी सॉल्ट मस्ट बी लेस देन आयनिक प्रोडक्ट, ये चीज। तो अगर ऐसा है तो प्रेसिपिटेट होगा। तो हमको ये चीज देखनी है कि किसके केस में ज्यादा जल्दी या ज्यादा सबसे देर से होगा। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि KSP की वैल्यू फॉर फास्टर है ना, कौन सबसे तेज देगा, उसके लिए यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आयनिक प्रोडक्ट है ये किस वैल्यू को सबसे जल्दी ओवरकम करेगा, यानी कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो। तो KSP किसी के लिए भी क्या होगा, यानी कि हमको कुल मिला के क्या पता करना है, हमको यहाँ पर Ag प्लस क्या, क्योंकि कॉमन चीज हमको यहाँ पर सब में Ag का ही कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको कहाँ से सबसे ज्यादा या सबसे कम मिल रहा है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं कि यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट कितना ज्यादा कितना कम होगा। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कि अगर हम यहाँ पर KSP को देखें तो KSP की वैल्यू जो सबसे डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा प्रेसिपिटेशन उतना फास्टर होगा, प्रेसिपिटेशन कितना होगा, प्रेसिपिटेशन फास्टर होगा, ठीक है। इसका मतलब KSP की वैल्यू जितनी छोटी होगी, KSP की वैल्यू जितनी छोटी होगी डिफरेंस उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट तो फिक्स है ना, आयनिक प्रोडक्ट फिक्स है, तो KSP की वैल्यू जितनी छोटी डिफरेंस उतना ज्यादा, और जितना डिफरेंस ज्यादा उतना प्रेसिपिटेशन फास्टर। बात समझ में आ रही? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हो रहा है, आयनिक प्रोडक्ट का ज्यादा होना चाहिए KSP से, ये है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। तो डिफरेंस, ये जो आयनिक प्रोडक्ट और KSP के बीच में जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमको बताएगा कि कौन सी चीज कितनी क्विकली होगी। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में ये चीज फास्ट प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर KSP यहाँ देखिए छोटा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस छोटा है तो सीधी सी बात है उसका जो रेट है वो भी कंपेरेटिवली स्लो होगा। जो ज्यादा डिफरेंस है उसके अंदर ज्यादा प्रेसिपिटेशन की इच्छा है तो फास्ट होगी चीज। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी KSP की वैल्यू सबसे कम होगी उसके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, है ना। KSP की वैल्यू कम मतलब डिफरेंस ज्यादा, और डिफरेंस ज्यादा मतलब प्रेसिपिटेशन फास्टर, डिफरेंस ज्यादा मतलब प्रेसिपिटेशन फास्ट, ठीक है। तो हमको ये चीज देखना है। तो यहाँ पर KSP की वैल्यू सबसे कम, यानी कि KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमको KSP से किस, बेसिकली हम KSP यहाँ पर जब बात करते हैं तो KSP हम सारे ही सॉल्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, Ag प्लस है, तो KSP नहीं, हम बेसिकली Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको कहां पर कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना कम मिल रहा है और कितना ज्यादा मिल रहा है। जिसमें हमको KSP की वैल्यू सबसे कम मिलेगी वो सबसे तेजी से प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखें जरा, सभी में देख लेते। तो सबसे पहले मैं Ag2CrO4 की बात करूं तो Ag2CrO4 में बच्चों यहाँ पर ध्यान रखो, अब यहाँ पर 2 Ag प्लस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 Ag प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब ये 2 Ag प्लस आ रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है वो दरअसल स्क्वायर रूट ऑफ KSP आएगा, मतलब
इज प्रोपोर्शनल टू KSP, है ना। वैसे तो ये प्रोपोर्शनल बोल देता हूं मैं ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा आसान रहे। AG प्लस का जो रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा KSP के रूट से। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये 2 लगा हुआ है, ये 2 AG प्लस है। तो यानी कि जब हम यहाँ पर इस CrO4 के इसकी बात करेंगे, यहाँ पे ऐसा देखो A2AG प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, है ना। आराम से सब्र से समझो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं KSP लिखूंगा तो KSP कितना आएगा इसका, AG प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लगेगा और उसके बाद फिर CrO4 2 माइनस रहेगा। लेकिन हमको तो Ag प्लस से कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, यानी कि अगर मैं Ag प्लस और KSP में देखूं तो KSP इज प्रोपोर्शनल टू Ag प्लस का स्क्वायर। यानी कि हम ये कह सकते हैं व्हाट वी कैन से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू KSP का रूट। और KSP के, हाँ समझ में आ रहा है। तो KSP का रूट कितना है यहाँ पर, अगर मैं देखूं यहाँ पर 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो हम केवल अगर 10 की पावर माइनस 12 को कंसिडर करें तो 10 की पावर माइनस 12 का रूट क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पर हमको जो Ag प्लस की तरफ से जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 की पावर माइनस 6 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Ag2CrO4 के केस में यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 है। ओके, समझ में आया ये, इतनी बात क्लियर हुई? पक्का पक्का पक्का, फिर से सुन लो क्या हो रहा है कि यहाँ पर AgNO3 का हमको Ag प्लस KSP देखो चाहे Ag प्लस देखो एक ही बात। तो Ag2CrO4 के केस में यहाँ पर 2 Ag प्लस रिलीज हो रहे थे, इस वजह से हम यहाँ देख रहे थे कि KSP Ag प्लस के स्क्वायर से रिलेटेड। तो Ag प्लस कितना हो जाएगा, Ag प्लस इज नथिंग बट रूट ऑफ KSP। KSP हमको दिया गया है 10 की पावर माइनस 12 के केस में, है ना। तो 10 की पावर माइनस 12 की पावर में, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 की रेंज का आएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 की रेंज का आ रहा है इसके केस में। ठीक है, ये चीज हुई। ओके, अभी हमको देखना है कौन सबसे फास्टर है, तो इसलिए हमको सारे ही चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी, सारी चीजों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई Ag2CrO4 की। अब बात करते हैं हम, सेकंड क्या है हमारा, AgCl, है ना, AgCl। अब AgCl सेकंड, AgCl। अब AgCl में तो सीधी सी बात है डायरेक्टली रिलेटेड होगा, एक ही Ag प्लस रिलीज हो रहा है, यानी कि KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ag प्लस ओनली, और Ag प्लस यहाँ पर कितना है, 10 की पावर माइनस 10 का है। ठीक है, तो यानी कि 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AgCl के केस में कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, सीधा सीधा रिलेटेड। तो ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। AgBr भी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 13 आ रहा है, 10 की पावर माइनस 13 आ रहा है। ठीक है, 10 की पावर, और AgI कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 17 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि जो जिसमें KSP की वैल्यू सबसे कम होगी उस वो चीज सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट होगी। तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, AgI की। तो AgI 10 की पावर माइनस 17 में खेल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो आंसर D होगा, ये D जो होगा सबसे फास्ट होगा। क्या हमसे फास्ट का पूछा गया है? नहीं, हमसे फास्ट का नहीं, हमसे लास्ट का पूछा गया है। कौन सा सबसे लास्ट होगा प्रेसिपिटेट, इसका मतलब सबसे स्लो कौन सा होगा। सबसे स्लो वो होगा जिसमें KSP की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। KSP की वैल्यू, या कहेंगे कि Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा आ रहा है। किस में आ रहा है, हम ये देखेंगे 10 की पावर माइनस 6 में ये जो चीज आ रही है ये सबसे बड़ी आ रही है, इसलिए आंसर हमारा C हो जाएगा। करेक्ट है। और अगर देखो आप कैसे सोच, अभी तो मैंने तुम्हें इतना सारा एक्सप्लेन करके बताया कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, एग्जाम में आएगा तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो सारी चीजें को देखते जाओ, उसके बाद फिर तुम्हें ये देखना है कि किसमें KSP की, वही ये कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट। जिसमें KSP की वैल्यू सबसे छोटी वो सबसे फास्ट, जिसमें KSP की वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे लास्ट। ठीक है, KSP की वैल्यू छोटी सबसे फास्ट, KSP की वैल्यू बड़ी वो सबसे लास्ट। तो यहाँ पर अगर हम उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर हमने सारी चीजों के सबके KSP देखते जाओ, तो अगर उस हिसाब से तुम देखोगे तो हो सकता है तुम पहली बार सोचने पर ये बोल दो कि यहाँ पर जिसमें सबसे लास्ट वाला बताना है, यानी KSP की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी बताना है, तो सबसे बड़ी मुझे 10 की पावर माइनस 10 वाली दिख रही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम शायद ये कंसिडर करना भूल जाओगे कि यहाँ पर 2Ag प्लस था, और 2Ag की वजह से यहाँ पर स्क्वायर रिलेटेड होगा, तो 10 की पावर माइनस 12 का 10 की पावर माइनस 6 होगा, और इस वजह से ही हमारा आंसर दरअसल ये 10 की पावर माइनस 6 की वजह से Ag2CrO4 होगा। ऐसा सोचना है तुमको, दिस मस्ट बी द प्रोसेस। ये तो मैंने तुमको बहुत लंबा लिख लिख के बताया है, ऐसा नहीं करना है अपन को एग्जाम में। ये तो चीजें तुमको इलेबोरेटिवली समझाई है ताकि तुम सोच पाओ उस तरीके से।
हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखा भाई Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस है, सिंपली 10 की पावर माइनस 10, ये चीज, दिस इज द नियम दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये तुमको पता होना चाहिए कि Ksp वैल्यू जिसकी कम है ना, लिख लो इसको। रूल क्या है, रूल क्या है, रूल यहाँ पे ध्यान रखो कि Ksp की वैल्यू जिसकी कम होगी है ना, वो फास्ट प्रेसिपिटेट होगा, और Ksp की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो लास्ट प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर Ksp की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी आ रही थी, 10 की पावर माइनस 10 की, तो हो सकता था तुम यहाँ पर ये लगाते, लेकिन तुम्हें ये भी कंसिडर करना है कि वो क्या पावर में खेल रहा है, कि यहाँ पे 2 पावर थी, Ag2 प्लस निकल रहा था, इस वजह से 10 की पावर माइनस 12 का स्क्वायर रूट होगा, तब जाके वो 10 की पावर माइनस 6 आएगा, और 10 की पावर माइनस 6 आया तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हो गई, Ksp में इसी की वैल्यू हो गई Ag2CrO4 की, इसलिए हमारा आंसर Ag2CrO4 रहा। ठीक है, दिस इज द रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड बाकी तुम्हें ये भी देखना है कि स्क्वायर तो नहीं हो रहा है कहीं। दिस इज इट। ओके, आई होप इट इज क्लियर, आंसर इज सी। ओके, in a buffer solution containing equal concentration of B minus and HB, the Kb for B minus is 10 की पावर minus 10, the pH of the buffer solution is। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर सोचा, देखो बफर है तो हमको यहाँ पर एक ही पता है फॉर्मूला, लेकिन उसके पहले ये देख लो कि यहाँ पर देखो, अब तुम्हें यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए Kb की वैल्यू दे दी गई, लेकिन यहाँ पर ये जो बफर है वो दरअसल देखा जाए तो यहाँ पर Hb है, मतलब वीक बेस है, दिस इज वीक एसिड, सॉरी दिस इज वीक एसिड। ठीक है, और ये वीक एसिड होने Hb है ना, तो Hb H प्लस छोड़ेगा, यानी कि ये वीक एसिड है, यानी कि कौन सी, या जो अगर मैं वीक इस एसिड की बात करता हूं तो ये चीज क्या बना रहा है, H प्लस प्लस B माइनस, और ये B माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और इसका हमको Kb दिया गया है, करेक्ट है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक देखो कॉन्सेप्ट, एक और चीज यूज हो रही है, मैंने तुमको एक चीज बताई थी, रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb एंड Kw फॉर क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है ना। तो यहाँ पे हमने, अगर तुम्हें याद हो तो रिलेशनशिप क्या आया था, वो रिलेशनशिप आया था Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw, ये रिलेशन था, याद आया, Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw, तो वो एसिड बेस पेयर के लिए था। तो अगर मेरे को यहाँ पर B माइनस का, जो कि एक कॉन्जुगेट बेस है, उसका Kb दिया गया है 10 की पावर माइनस 10, तो सीधी सी बात है हमको Ka निकालना है अगर Hb का, Hb एक कॉन्जुगेट एसिड है, और इसका अगर मैं Ka निकालूं तो Ka कितना होगा, Kw अपॉन Kb, और Kw कितना होता है 10 की पावर माइनस 14, और Kb कितना दिया गया है 10 की पावर माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, है ना। तो Ka आ जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 4। हमको इस बफर सॉल्यूशन का pH निकालना है, तो जैसे हमको Ka पता चल गया, मतलब हमको pKa पता चल जाएगा। pKa क्या हो जाएगा बच्चों, pKa हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 4, यानी कि 4, तो ये तो हो जाएगा pKa। अब जब हम pH का फॉर्मूला लगाएं तो pH हेंडरसन एंजल बॉल्श इक्वेशन से pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुमको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो सॉल्ट है, सॉल्ट की जगह हम क्या लिखते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह हम सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है यहाँ पर, दिस B माइनस, दिस इज B माइनस, एसिड क्या है Hb, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दरअसल देखो, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो pKa की वैल्यू कितनी दी गई है 4, प्लस लॉग ऑफ B माइनस और क्या बोलते हैं Hb का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लिखा गया है, बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है किसका, B माइनस का और Hb का, यानी कि कॉन्जुगेट बेस, यानी इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट बेस को यहाँ पर Hb का कॉन्सेंट्रेशन जो कि एक एसिड है, उसका सेम कॉन्सेंट्रेशन है B माइनस के बराबर, यानी कि सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, और log 1 कितना होता है 0, मतलब ये चीज कितनी हो गई 0, यानी कि सिंपली pH की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि log 1 तो 0 हो गया है, आंसर 4 हो जाएगा डी। क्या बात समझ में आई, कैसे सोचना है। द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड Hb, यहाँ पर हमको दिया गया था, तो Hb दरअसल हमको क्या दिया गया है, ये एक वीक एसिड है, और वीक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस प्लस B माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है, हमको कॉन्जुगेट बेस का Kb दिया गया है,
अगर हमको कॉन्जुगेट बेस का के भी दिया गया है तो उसके लिए वीक एसिड के के कैसे निकलेगा, हमें रिलेशनशिप पता है कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए के ए इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो अगर हमको के निकालना है तो के डब्ल्यू बाई के बी से आ जाएगा, दैट इज 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 10 की पावर माइनस 10, दैट इज 10 की पावर माइनस 4। जैसे हमें के पता चल गया 10 की पावर माइनस 4, तो पी के ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग इंटू 10 की पावर माइनस 4, दैट इज 4। अब जैसे ही हमको पीके पता चल गया तो हम पीएच की वैल्यू बफर सॉल्यूशन के लिए हमें पता है, बफर सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है पीएच का, पीएच इज पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, करेक्ट है। और पीके कितना है हमारा 4, सॉल्ट अपॉन एसिड यहाँ पर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है इसका मतलब दोनों बेस और सॉल्ट जो है उनका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये चीज 1 हो जाएगी और log 1 कितना होता है 0 होता है, यानी पीएच हो जाएगा। क्लियर, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। In which of the following solvents AgBr will have the highest solubility? Highest solubility किसमें होगी? चलो भाई देखते हैं। 10 की पावर माइनस 3 मोलर NaBr, ओके, तो यहाँ पर देखो ये NaBr है, इसका मतलब ये AgBr में अगर देखा जाए तो हमें पता है ये चीज हमारा बिल्कुल डिस्कशन का सबसे लास्ट टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था, लास्ट का भी लास्ट क्या था कि अगर हमें यहाँ पर AgBr के यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करनी है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो। अब सीधी सी बात है NaBr में Br माइनस जो है वो एक कॉमन आयन है जिसकी वजह से AgBr का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम HBr की बात करें तो भी इसमें Br माइनस है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन जो है होने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी ये आंसर नहीं होगा। प्योर वाटर और NH4OH, यहाँ पर NH4OH जो है एक तो क्या बोलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ा ही रहा है वाटर के मुकाबले ये ज्यादा, क्योंकि देयर इज नो कॉमन आयन, नो कॉमन आयन, कोई कॉमन आयन नहीं है, इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी NH4OH के केस में दिस इज गोइंग टू बी what we can say highest soluble, AgBr is going to be highest soluble because of no common ion in between it। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। The dissociation constant for acetic acid and HCN at 25 degrees Celsius are 1.5 into 10 की power minus 5 and 4.5 into 10 की power minus 10 respectively. The equilibrium constant for the equilibrium this is okay। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं, यानी कि हम देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड और HCN इसके डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब क्या है, दीज आर द कांस्टेंट, ऐसे इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये मतलब है कि जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है ऐसे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट हो रहा है बताओ, CH3COOH जो है वो डिसोसिएट होके क्या बन रहा है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये है डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, इतना दिया गया है, फॉर एग्जांपल इसको Ka1 मान लेते हैं, ठीक है, Ka1 मान लेते हैं। दूसरा है HCN, HCN भी एक वीक एसिड है, तो जब HCN का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनाएगा वो H प्लस प्लस CN माइनस, ये बना रहा है, तो ये कितना है Ka2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका HCN का कितना है यहाँ पर Ka2 है, तो यहाँ पर दिस इज है ना, Ka मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये Ka1 है यहाँ पे, तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि दरअसल डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि अब ये कुछ भी कर दिया, यहाँ पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एसिटिक एसिड कौन सी इक्वेशन के लिए है, तो तुम्हें इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, CH3COH CH3CO माइनस प्लस H प्लस और HCN का डिसोसिएशन H प्लस प्लस CN, इसका हमको Ka1 और Ka2 हमको रिस्पेक्टिवली दिया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन दिस इक्वेशन, अब यहाँ पर देखो हमें बनाना है Cn माइनस CH3COH HCN और CH3CO माइनस, इसका मतलब हमको Cn माइनस कहाँ चाहिए, एज अ रिएक्टेंट चाहिए, और CH3COH एज अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट चाहिए, मतलब CH3COH एज अ रिएक्टेंट चाहिए और Cn माइनस एज अ रिएक्टेंट। इसका मतलब अभी तो हमारे पास इस इक्वेशन में Cn माइनस एज अ प्रोडक्ट है, इसको पलटना पड़ेगा, करेक्ट है, और पलटेंगे और फिर ऐड करेंगे, जब हम पलट करके ऐड करेंगे तो H प्लस और H प्लस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास देखो क्या आएगा, जब हम पलट करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा CH3COOH, पलट दिया, इसको पलटा तो यहाँ पर Cn माइनस यहाँ आ जाएगा, H प्लस और H प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, इज इन इक्विलिब्रियम विद किसके साथ, CH3CO माइनस वैसा का वैसा था, लेकिन क्योंकि इसको पलट दिया था तो HCN एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा HCN, और यही तो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। देखो
यही हमारी डिजायर्ड इक्वेशन CHCCO माइनस प्लस HCl, करेक्ट है। तो अब क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन को पलट करके ऐड किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम इसको पलटेंगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2 वो 1/Ka2 हो जाएगा, और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो कितना आता है, वो आता है Ka1 इंटू 1/Ka2। 1/Ka2 समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमने पलटा था इसलिए, और पलटा था तो ये भी पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ऐड किया था इसलिए मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट है। तो जब हम यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करना है हमको, Ka1/Ka2, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K = Ka1 कितना है, Ka1 है हमारा ये 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन Ka2 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, करेक्ट है। तो ये चीज हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करें तो ये 1.5 यहाँ से ये हट जाएगा 1.5, और ये 15/45, 15 3 जा 45 होता है। ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 प्लस 10 इज 10 की पावर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5/3, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10/3 इंटू 10 की पावर 4, और 10/3 कितना होता है, 3 3 9.33333333, तो 3.33 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर जाएगा, आंसर इज सी, समझे। तो इस तरीके से करना है, तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये क्या चीज दी गई है, और उसके बाद हम इन दोनों की मदद से कैसे हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आएगी वो चीज तुमको समझ में आना चाहिए। बेसिक डेफिनेशंस का खेल है यहाँ पर, ठीक है, ओके, थी चीज आसान सी, ओके ठीक है। बढ़िया 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 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखें। फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हमको ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद बोला है pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 है, तो हमको कौन सा pH, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमको pH 1 के बराबर मिल रहा है। अच्छा, pH 1 का क्या मतलब है जरा देखें। pH इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर माइनस 1 होगा, है ना, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 होगा, ये हमारा अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो जैसे ही हमको पता चल जाएगा जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शंस को, तो हम ये देख रहे हैं कि HCl NaOH ये सारी चीजें क्या है, एसिड और बेस है। एसिड और बेस है, मतलब हमको यहाँ पर ये चीज देखनी पड़ेगी किसमें एसिड ज्यादा मात्रा में है, किसमें कम है, और ओवरऑल दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ, ये कह सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर का। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अगर याद करो तो हमने पढ़ा है M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, जब हम दो अलग अलग चीजों का सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हमको रखना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब हमको यहाँ पर एसिड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और बेस की मात्रा कम होनी चाहिए, इतना तो हमको समझ में आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई कितना H प्लस बच रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर सबकी वॉल्यूम लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितनी है, 60 प्लस 40 100 ml। यहाँ पर कितनी है, 55 प्लस 45 ये भी 100 ml। यहाँ पर 75 प्लस 25 ये भी 100 ml। ये 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 ml। अच्छा, एक चीज और देखो कि यहाँ पर अगर इक्वल वॉल्यूम है, सबका कॉन्सेंट्रेशन दोनों में, मतलब सबका देखा जाए तो HCl NaOH का सबका सेम है, यानी कि मोलैरिटी अगर देखा जाए कॉन्सेंट्रेशन ये भी M/10 ये भी M/10, ये M/10 M/10 M/5 M/5 M/10 M/10, लेकिन यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम भी है और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन भी है। इसका मतलब ये तो भाई साहब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स H प्लस जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स NaOH माइनस के होंगे, तो कंप्लीट 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा। इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर H प्लस ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, इसका 100% न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर 60 ज्यादा है, ये 40 कम है, मतलब HCl ज्यादा है, तो ठीक है ये एसिडिक होगा। यहाँ पे 55 और ये 45 है, यहाँ पर भी ये ज्यादा है तो ये भी एसिडिक होगा। ये 75 है, ये 25 है, ये भी एसिडिक होगा। इसका मतलब हम साफ देख सकते हैं कि हमारा आंसर इन तीन में से होगा, लेकिन आंसर डी नहीं होगा। ये चीज तो हम समझ गए, ठीक है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसे ही एलिमिनेशन से ही एग्जाम हो जाता है, ऐसे आंसर आ जाता है, लेकिन उसके लिए तुमको पता तो होना चाहिए क्या सोचना है, इसलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं। खैर, अब यहाँ पर 100 ml है, यहाँ पे सबका 100 ml है, हमको डी देखेंगे भी नहीं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये M/10 HCl है और ये है, तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मिली मोल्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में है, तो मिली मोल्स में ही देखते हैं। तो 60 इंटू
मोलैरिटी कितनी है 1/10 यानी कि हो जाएगा 6 मिलीमोल्स ऑफ HCl या H+, और यहाँ पर कितने हैं OH माइनस कितने हैं 4, तो -4, तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे 2 मिलीमोल्स, और टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100, तो यहाँ पर 2/100 कितना हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल मिलीमोल्स, यहाँ पे टोटल मोलैरिटी आ जाएगी हमारे H+ की, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 0.02, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं 60 × 10 यानी कि 60 × 1/10 यानी कि 6 मिलीमोल्स, 6 मिलीमोल्स। देखो मैं काय में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं मेरे वो मिलीमोल्स में आ रहे हैं। मिलीमोल्स में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं वॉल्यूम काय में कंसिडर कर रहा हूँ मिलीलीटर में, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली मोलैरिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मोलैरिटी हम काय में फाइंड आउट करते हैं क्या बोलते हैं उसको लीटर में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम सबका ml कंसीडर कर रहे हैं तो इस वजह से हम नंबर ऑफ मोल्स को भी मिलीमोल्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मिलीमोल्स कितने थे 6, इसके नंबर मिलीमोल्स कितने थे OH माइनस के 4, तो कितने यहाँ पर HCl कितना हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2/100, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर कितना हो रहा है टोटल 100, तो 2/100 मिलीमोल्स करेंगे तो ये यहाँ पर भी ये ml में है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि यार सर इसकी मोलैरिटी यहाँ पे 0.02 मोल कैसे आएगी, क्योंकि आपने तो यहाँ पर वॉल्यूम जो मोलैरिटी ली है वो तो लीटर में ली है, लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल्स भी तो मिलीमोल्स में लिए हैं ना, इसलिए तो सारी चीजें क्लियर रखो अपने दिमाग में। ये 2/100 हो जाएगा 0.02, ठीक है। ये 55 × 10 कितना हो जाएगा 1/10 कितना हो जाएगा 5.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 4.5, तो 5.5 माइनस 4.5 कितना हो गया 1/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.01, यानी कि 10 की पावर -2, ठीक है 10 की पावर -2 मोलर, ओके। ये चीज हो गई। अगर मैं 75 ml/5 75/5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमको कितना चाहिए था, हमें 0.01 नहीं, हमको 0.1 चाहिए था, 10 की पावर -1 यानी कि 0.1 चाहिए है, ठीक है। तो 75 × 5 75/5 कितना होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 75 × 1/5 75/5 कितना होता है 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 मिलीमोल्स माइनस 25/5 5 - 5, तो ये कितना हो जाएंगे 10/100 करेंगे क्योंकि 100 मिलीलीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल, तो ये चीज आ गई हमारी 0.1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ रहे हो? फिर से देखो क्या किया हमने, ये 60 ml था, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो व्हाट आर दीज आर मिलीमोल्स ऑफ H+, ठीक है, H+ के मिलीमोल्स जो बच गए। क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि H जितने भी हमारे 6 मिलीमोल्स थे H+ के, लेकिन OH माइनस यहाँ पर कितने थे 4, वो खा गए ना, तो वो तो खा गए मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो बच कितने जाएंगे, बच जाएंगे 6 - 4 दैट इज 2 बच जाएंगे। फिर इन 2 मिलीमोल्स को हम डिवाइड बाय मिलीलीटर करेंगे वॉल्यूम से, तब जाके हमारे पास उसकी मोलैरिटी आएगी, कंसंट्रेशन आएगा H+ का। तो ये क्या है, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट H+ का कंसंट्रेशन, ये जो आए हैं, समझ में आया? तो ये चीज है। तो ऐसे ही हमने सबके साथ किया, 55 × 1/10 तो 5.5, 45 × 1/10 4.5, देखा तो ये आ रहा था 1/100 जो कि 0.01 था, लेकिन हमको तो यहाँ पर कितना चाहिए pH 1 बनाने के लिए 10 की पावर -1 यानी कि 0.1 चाहिए, 0.01 नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अगर यहाँ लिखा होता =2 तो हमारा आंसर आ जाता बी, समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी 1, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा सी, तो आंसर होगा सी। तो ये चीज है, तुमको ऐसे सोचना है। यहाँ पर ये क्या है 75 × 1/5, 75 × 1/5 is 15, 25 × 1/5 is 5, 15 - 5 is 10, 10/100 is 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.1 और आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे हो कैसे करना है ना? इस तरीके से सोचना आना चाहिए तुमको, ठीक है। The ionization constant of ammonium hydroxide is 1.77 × 10 की पावर -5 at 298 Kelvin. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ओ हो। तो हमको देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, ये इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी कि KH निकालना है बच्चों। अब KH कैसे निकालेंगे, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनियम क्लोराइड जो है, इसमें देखा जाए तो NH4OH प्लस HCl से मिलकर के बनता है, यानी कि ये वाला पार्ट वीक है, यानी बेस वीक है, तो हमको KH अपॉन, अगर KH निकालना है तो हमको KW अपॉन KB करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? क्योंकि हमको यहाँ पर एक ऐसा सॉल्ट दिया गया है जो कि वीक बेस से मिलकर बना है और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बनकर, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, ठीक है।
और इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होने की वजह से हमको Kb दिया गया होगा, और इस वजह से KH जो होगा वो Kw अपॉन वीक पार्ट। हमें पता है कि हमने ऐसे याद किया है KH क्या होता है, Kw अपॉन वीक, तो वीक क्या है हमारा बेस, तो यानी कि Kb होगा। तो Kw कितना होगा, 298 केल्विन दिया है तो 10 की पावर माइनस 14 होगा, अपॉन Kb, क्या हमको Kb दिया गया है NH4OH का आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या है ना, दिस इज नथिंग बट Kb, तो 1.77 into 10 की पावर माइनस 5, 1.77 into 10 की पावर माइनस 5, तो ये चीज ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 9, 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 1.77, ठीक है। तो अगर मैं 1.77 को अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा है ना 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, है ना, अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है, 1.77 को मैंने 2 अप्रोक्सीमेशन मान दिया, तो दिस इज नथिंग बट 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, यानी कि अगर मैं इसका डेसिमल इधर खिसकाऊं तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर माइनस भी चढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 10, है ना, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड होगा तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10, ठीक। तो 10 की पावर माइनस 10 समथिंग 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस समथिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 1.77 दिया था, यहाँ पे 2 मैंने अप्रोक्सीमेटली किया है, 2 करने से ऐसा हुआ कि 5.5 होता है, 1/2 इज नथिंग बट 0.5, उसको खिसकाएंगे तो आंसर 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 10 आएगा। यहाँ पे सभी में यहाँ पर 5.6 है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 वाला, आंसर इज डी। क्लियर है, ये चीज आसान है। तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला KH का फॉर्मूला KW और KB के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज तुम, है ना, कैसे याद करवाया था मैंने, KH इज इक्वल टू KW अपॉन वीक पार्ट। अगर यहाँ पर ये कोई वीक एसिड का सॉल्ट होता तो हम यहाँ पर KW अपॉन KA करते, अगर ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता तो अपन KW अपॉन KA इंटू KB करते, है ना। तो हमको चीज दी गई है, KB दिया गया है, आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। What is the correct relationship between pH of isomolar solution of, isomolar मतलब जिसका concentration same है ना, isomolar मतलब same concentration, ठीक है, same concentration solution of sodium oxide, okay, Na2O बोल सकते हैं इसको, Na2O pH 1, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड, अच्छा सोडियम सल्फाइड 2 बार आ गया, चलो इसको कैंसिल करो, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सेलेनाइड यानी कि Na2Se, और ये सोडियम टेलुराइड यानी कि Na2Te, ये हो गए। तो इनका क्या पीएच की बात हो रही है, मतलब हमको यहाँ पर ये देखना है कि देखो जब ये पानी में जाएंगे तो पानी में जाने पर ये यहाँ पर हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, अगर हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे तो वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक होगा, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। यानी कि ये जब ये जो सॉल्ट्स हैं, या ये अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो ये जब पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर जाने के बाद ये हाइड्राइड्स बनाएंगे, इनके रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनेंगे, वो हाइड्राइड्स कितने ज्यादा एसिडिक कितने ज्यादा बेसिक होंगे उसके ऊपर हम डिपेंड करें, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जब हम यहाँ पर इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जब पानी में Na2O जाएगा तो H2O बनाएगा, ठीक है, ये Na2S H2S बनाएगा, ये क्या बनाएगा H2Se बनाएगा, और ये H2Te बनाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर अब यानी कि कुल मिला के अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, O से T, मतलब कि यहाँ पर ये डाउन द ग्रुप देख रहे हैं हम, यहाँ पर डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, और डाउन द ग्रुप अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो बताओ हमने ये चीज पढ़ी है फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप कौन सी चीज है जो एसिडिक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलता है, डोमिनेट करती है। दो चीजें हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को करती हैं, अफेक्ट करती हैं, एक स्ट्रेंथ है बॉन्ड स्ट्रेंथ और दूसरी है पोलैरिटी। जब हम पोलैरिटी कंसिडर करते हैं तो वो अलोंग द पीरियड कंसिडर करते हैं, और जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप। अभी हम डाउन द ग्रुप देख रहे हैं तो हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करना है, यानी कि बॉन्ड लेंथ को कंसिडर करना है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, H+ आसानी से लूज होगा। H+ आसानी से लूज इसलिए होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो आसानी से टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो H+ आसानी से लूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाउन द ग्रुप देख रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो रोल प्ले करती है।
और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो रहेगी वो क्योंकि बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है, और बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी घटेगी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, H+ आसानी से छूटेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि H2TE इसका pH, इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा है। तो जब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो pH इसका सबसे कम होगा, इसका pH सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पर ये एसिडिक सबसे ज्यादा है। जब सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब कि सबसे कम pH, क्योंकि pH जितना कम होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर H2O का यहाँ पर सबसे देखेंगे कि सबसे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, H+ इतनी आसानी से लूज नहीं होगा, इसका pH ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब pH जो है वो डिक्रीज होता है, तो यही चीज हो रही है इसलिए pH डिक्रीज हो। समझ में आ गया इतनी बात? तो इस वजह से हम कहेंगे कि H2O का pH सबसे ज्यादा, H2O मतलब हमारा यहाँ पर Na2O से रिलेटेड है, दिस इज pH1 था, तो ये pH1 था और ये pH4 था, तो pH1 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट। तो pH1 इज सबसे ज्यादा एंड pH4 सबसे कम, ये ऑर्डर आएगा pH1 pH2 pH3 pH4, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर देखना है, आंसर ए होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, बढ़िया। The pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77, है ना। तो ये क्या दिया गया है, दिस इज pKb गिवन, और ये क्या दिया गया है, pKa गिवन, ये pKa दिया गया है। ओके, तो ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको द करेक्ट ऑप्शन फॉर pH फॉर द डाइमिथाइल अमोनियम। अब डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट की बात करें तो ये इन्हीं दोनों बेस और एसिड से मिलकर के बना है। नाउ दिस बेस इज वीक बेस एंड दिस एसिड इज वीक एसिड। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्ट बना है ये हमारा वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट है, और इसके लिए जब हम pH लिखते हैं वीक एसिड और वीक बेस के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, राइट, है ना। तो ये चीज है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa दिया गया है, क्या pKa दिया गया है 4.77, ठीक है, माइनस pKb दिया गया है 3.27। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस हाफ ऑफ 4.77 माइनस 3.27, यानी कि 3.77 1 आएगा, 1 माइनस 1.5 आएगा, और 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75, है ना, डेढ़ का आधा 0.75, तो 7 प्लस 0.75 इज 7.75, ये आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल एज दैट। तो आंसर इज 7.75 डी। क्लियर है ये चीज? Okay, so this is all about this question. Next question. At 100 degrees Celsius, Kw of water is 55 times its value at 25 degrees Celsius. ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें पता है Kw की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पर Kw की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो एज पर दिस क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि जो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू होती है, क्या होती है, 10 की पावर माइनस 14 होती है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर Kw की वैल्यू 55 टाइम्स है इसके, यानी कि Kw की वैल्यू जो अब होगी हमारी एट 100 डिग्री सेल्सियस वो होगी 55 टाइम्स 10 की पावर माइनस 14, है ना। तो ये कब होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो गई है, ठीक है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें पता है 10 की पावर माइनस 14 होता है, Kw की वैल्यू 55 टाइम्स हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पर, 55 टाइम्स एंड 55 into 10 की पावर माइनस 14। तो व्हाट विल बी द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो हमें pH निकालना है, यानी कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें पता है Kw यानी क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है ना, है ना, ये होता है Kw, यानी कि ये कितना दिया गया है हमको, 55 into 10 की पावर माइनस 14 दिया गया है। अब हमें पता है फॉर न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल की कंडीशन क्या होती है, न्यूट्रल की कंडीशन होती है कि H प्लस और OH माइनस बराबर रहे, है ना, H प्लस का OH माइनस से बराबर रहना ही हमारी एकमात्र कंडीशन होती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये H प्लस इंटू OH माइनस इज नथिंग बट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, न्यूट्रल की हमारी यही कंडीशन होती है कि ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर हैं तो इसको मैं H प्लस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 55 इंटू 10 की पावर माइनस 14। इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 55 इंटू 10 की पावर माइनस 14
की पावर 1/2, है ना। तो यानी कि इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 55 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर -14 का आधा कितना होता है 10 की पावर -7, ये हो जाएगा। ये हमारा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों लिखा, है ना, ये सोच रहे हो ना। देखो इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जब हम pH निकालेंगे तो pH क्या होता है, pH होता है बच्चों माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने इस टर्म्स में लिखा होता तो थोड़ा कठिन हो जाता, अगर मैं इस टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, अब देखो लॉग A इंटू बी, इसका माइनस लॉग ले रहे हैं ना, तो जब हम इसका माइनस लॉग लेंगे तो क्या होगा कि log A इंटू बी इज log A प्लस log B, और माइनस लॉग लेंगे तो माइनस log A माइनस log B, तो माइनस लॉग A करेंगे तो ये माइनस लॉग A कितना है 55 की पावर 1/2, और माइनस लॉग B करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -7, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस हाफ ऑफ log 55 और ये +7 हो जाएगा, माइनस इधर उतर के +7 हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा log 55 की वैल्यू मुझे दी गई है 1.74, करेक्ट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1.74, 1.7। तो बताओ जरा 1.74/2 कितना हुआ, 2 8 जा 16 और 2 1 बचा 2 7 जा 14, यानी कि 0.87 आएगा। तो 7 माइनस 0.87, 7 माइनस 0.87, 7 माइनस 0.87 कितना होगा 6.13, करेक्ट 6.13। तो ये चीज हो जाएगा हमारा आंसर 6.13 इज गोइंग टू बी द आंसर, ऐसे निकालना है, करेक्ट है। तो KW पहले अपन ने निकाल लिया, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 की पावर -14 होता है, तो KW 100 डिग्री सेल्सियस पर 55 टाइम्स एज पर द क्वेश्चन होगा 55 इंटू 10 की पावर -14। KW का मतलब होता है H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 55 इंटू 10 की पावर -14। न्यूट्रल की कंडीशन होती है H प्लस और OH माइनस का बराबर होना, इस वजह से मैं इस चीज को H प्लस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी H प्लस कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट मतलब 55 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर -14 का रूट कितना होगा 10 की पावर -7। अब H प्लस आ गया है तो मुझे pH निकालना है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ दिस, माइनस लॉग ऑफ दिस मतलब माइनस लॉग A माइनस लॉग B, A कितना है 55 की पावर आधा और माइनस लॉग B, ये चीज हो जाएगी 7 और ये हाफ फुट के यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ log 55, और log 55 की वैल्यू मुझे दी गई है 1.74, हाफ ऑफ 1.74 दिस 0.87, तो 7 माइनस 0.87 इज 6.13। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारा A, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक होगा ये लैक्टिक एसिड, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ये वाला दिया गया है मोनोबेसिक एसिड, मतलब हम इसको ऐसा कंसीडर करते हैं HA से कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये वीक एसिड है ना। इन टिश्यूज लीड्स टू अ पेन एंड फीलिंग ऑफ फटीग, ठीक है। तो अब ये इंफॉर्मेशन का एज सच तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुमको ये हो सकता है तुम इससे कोई तुम्हें नॉलेज मिल जाए, कोई जानकारी मिल जाए, इसलिए ये चीज पर्पस इसका ये था, लेकिन इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग देखते से ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें घबराना नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन पूछना ही कुछ और चाह रहा हो, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि भाई एक वीक मोनोबेसिक एसिड दिया गया है ना, लैक्टिक एसिड मतलब एक ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है मतलब वीक एसिड होगा, और मोनोबेसिक है मतलब कि एक ही H प्लस दे सकता है, ठीक है। इन अ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि इसी का अगर 0.1 मोलर कॉन्सेंट यानी कि इसका हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन एसिड इज 3.7% डिसोसिएटेड, मतलब ये हमको परसेंटेज अल्फा दिया गया है, परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया है। द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka फॉर दिस एसिड इज, तो हमको Ka निकालना है कुल मिलाकर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि कैसे करेंगे इसको। अब कोई भी मोनोबेसिक एसिड जो है वो हमें पता है कि जब वो डिसोसिएट होता है तो H प्लस प्लस A माइनस बनाता है, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड था तो इस वजह से हमने एक ही H प्लस छोड़ा। अगर हमने इसका T इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, ये 0 था, ये 0 था, तो T इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम सेट होगा तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये C माइनस C अल्फा बचेगा और ये C अल्फा और ये C अल्फा बनाएगा। इस हिसाब से जब हम Ka निकालते हैं तो Ka होता है H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को मैं 1 ले लेता हूँ, C कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता था तुमको, लेकिन फिर मैंने बोला है कि हमको पूरी प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ मोनोबेसिक की जगह डायबेसिक लिखा होता तो क्या कर लेते,
समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से यहाँ पर ये मोनोबेसिक के लिए ही ट्रू रहता है। तो के आ रहा है हमारा सी अल्फा स्क्वायर, के ए आ रहा है हमारा सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना दिया गया है 0.1, मतलब इसको लिख दो यहाँ पर 0.1 इंटू अल्फा कितना दिया गया है 3.7%। अब अगर अल्फा हमको 3.7% दिया गया है तो ये हो जाएगा 3.7% मतलब बाय 100। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाय 100। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3.7 इंटू 3.7, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं ना, अपॉन 100 इंटू 100 ये हो जाएगा। और 3.7 और यहाँ पर जब ये जाएगा तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हटाते हैं तो एक 10 नीचे आएगा, ये 2 हटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 0 और नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमको करना है 37 इंटू 37, तो 37 इंटू 37 करना है हमको, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 14 4 1 7 0 21 और 4 21 और 1 22 7 3 21 2 3 0 9 और 2 11, ये हो जाएगा 4 2 और 1 3 2 और 1 3 1, तो 1334 आ रहा है। तो आ जाएगा ये कितना 1334 इंटू, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना हो गए 10 की पावर -7। अब अगर मैं 1 2 3 पीछे खसकता हूँ तो यहाँ पर इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये 1.334 आएगा, इंटू डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर -4 चढ़ जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी 1.334 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -4। आंसर इज सी। क्या बात समझ में आ गई? ओके, तो इस तरीके से हमको करना है ना। ये 1 मिनट मैंने शायद गलत किया यहाँ पर, एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पर 7 7 49 होता है और 4 कैरी होता है, 7 से 21 21 और 4 होता है 25, तो ये आ जाएगा 9 5 और 1 6 और ये 2 और 1 3, अब 1.369 आएगा ये, ठीक है, 1.369 जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.4, हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, ठीक है। ओके, समझ में आया, ये के सी अल्फा स्क्वायर निकालना है, बस सिंपली दैट्स इट व्हाट वी हैव टू डू। बाकी जो क्वेश्चन दिया गया है हो सकता है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्वेश्चन के लिए जरूरी ना हो, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो इसको देख के घबरा मत जाना कि बाप रे इतना बड़ा एसिड तो हमने कभी देखा ही नहीं, वो सिंपली HA है, मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, तो घबराना नहीं। ओके, गुड बॉय गुड गर्ल, कमांडो है यार। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बच्चे बोलूं कि कमांडो बोलूं, लेकिन हाँ, कमांडो की तरह हमको ट्रेन होना है, तो इसलिए हमको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ओके, find out the solubility of NiOH whole twice in 0.1 molar NaOH given that ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 to the power -15। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको आने चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पर देखें जरा, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.1। तो NiOH होल ट्वाइस की अगर मैं सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन देखूं तो NiOH होल ट्वाइस क्या होगा, NiOH होल ट्वाइस, ये जब पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा Na2 प्लस 2OH माइनस। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी में S मानता हूं तो T इक्वल टू सैचुरेशन पर क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये S रहेगा, ये 2S रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं KSP लिखने जाऊं तो KSP हो सकता है कि तुम यहां पर ये लिख दो कि यहां पर Na2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर, करेक्ट है, यानी कि तुम ऐसा लिख सकते हो इसको S इंटू 2S का स्क्वायर, यानी कि तुम 4S क्यूब लिख दोगे, और 4S क्यूब को KSP की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 2 इंटू 10 की पावर -15, तो हो सकता है तुम इसको 2 इंटू 10 की पावर -15 से इक्वेट कर दो, लेकिन तुम बच्चों हो जाओगे गलत। रीजन बीइंग कि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर Na2 प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम KSP लिखते हैं तो यहाँ पर OH माइनस और Na2 प्लस इनके जो चीजें लिखते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, वो एट सैचुरेशन लिखते हैं, तभी तो हम बोलते हैं KSP है। तो यहाँ पर एट सैचुरेशन लिखना है हमको, ये सारी वैल्यू एट सैचुरेशन की होती है, करेक्ट है। तो एट सैचुरेशन यहाँ पर ये तो चलो S मान लिया, ठीक है भाई, इसका S है, और इसका जो रहेगा OH माइनस का, अब OH माइनस यहाँ पर Na2 प्लस की वजह से तो S है, लेकिन OH माइनस जो है यहाँ पर इसकी वजह से तो 2S आ रहा है, ठीक है, माना, लेकिन बच्चों ये चीज वाटर में नहीं हो रही है, ये चीज हो रही है NaOH में। यानी कि जब हम NaOH की बात करते हैं तो NaOH बीइंग द 100% स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो ये क्या करेगा कि Na प्लस
प्लस OH माइनस देगा। इसका मतलब Na प्लस अपनी तरफ से यहाँ पर OH माइनस का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो जितना इसका 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ऑन कंप्लीशन OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो भी 0.1 मोलर ही रहना है। यानी कि जब हम KSP की इक्वेशन एट सैचुरेशन यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर Na2+ तो ठीक है S है, लेकिन ये जो चीज रहेगी OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो 2S तो नहीं है, 2S के साथ 0.1 भी है, तो इसलिए हम पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों का सम होगा ये, ठीक है। एट सैचुरेशन इट इज गोइंग टू बी 2S प्लस 0.1, यानी कि 2S प्लस 0.1 मोलर का रहेगा और उसका स्क्वायर लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर खेल हो जाता है बच्चों, तो इसलिए 2S का स्क्वायर नहीं है, केवल 2S का स्क्वायर नहीं करना है हमको, 2S प्लस 0.1 करना है, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस एक कॉमन आयन है और यहाँ पर इस वजह से 2S का प्लस 0.1 रहेगा उसका स्क्वायर। ओके, तो अब जब यहाँ पर देखो क्या आया फाइनल इक्वेशन, यहाँ पर देख लेता हूँ, KSP इज कमिंग आउट टू बी कितना, KSP इज कमिंग आउट टू बी कितना, S इंटू 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर, ये चीज है। अब यहाँ पर तुम नोट करो कि 0.1 प्लस 2S यानी कि S क्योंकि बहुत कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो 2S की वैल्यू बहुत कम होगी, 100% इसकी तरह थोड़ी ना होगा। जब ये इसके सामने 0.1 जो है, इसलिए 2S जो होगा वो 0.1 के सामने बहुत छोटा है, तो 2S इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 0.1, इसका मतलब 2S प्लस 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 ओनली। समझ रहे हो बात को? तो 0.1 के सामने 2S बहुत ही छोटा है, इस वजह से 2S प्लस 0.1 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही होगा, और इस वजह से हम यहाँ कहेंगे 2S प्लस 0.1 इज 0.1 ओनली। तो इस वजह से यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट S इंटू 0.1 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू S। समझ रहे हो? और ये KSP कितना दिया गया है, 2 इंटू 10 की पावर -15, 2 इंटू 10 की पावर -15। ओके, तो S कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज S इज गोइंग टू बी 2 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -15 अपॉन 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 -15 अपॉन 10 की पावर -2, जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -13 हो जाएगा बच्चों, और यही हमारा आंसर है। समझ रहे हो? तो यही हमारा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -13 मोलर। फिर से देखो क्या कर रहे हैं, Na2 प्लस OH माइनस है, तो यहाँ पर 2S था यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर S इंटू 2S का स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 4S क्यूब क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज वाटर में नहीं हो रही है, इसके साथ एक कॉमन आयन भी आ रहा है NaOH की तरफ से, जो कि यहाँ पर आ रहा है, तो ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है OH माइनस कंप्लीटली वही आ रहा है। इस वजह से हम OH माइनस का नेट कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं वो एट सैचुरेशन रखते हैं, तो एट सैचुरेशन OH माइनस का कितना है टोटल, 2S प्लस 0.1, अगर 2S प्लस 0.1 है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा। अब 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो है 0.1 जो रहेगा वो 2S जो रहेगा 0.1 के सामने बहुत छोटा है, इसलिए हम 2S प्लस 0.1 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख देते हैं। सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बहुत कम होती है ना, तुम देख भी लो कि इसकी कितनी आ रही, 2 इंटू 10 की पावर -13 है, कितनी कम है, तो 0.1 के सामने तो लगभग ना के बराबर है वो, तो इस वजह से हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो जब हम इसको 0.1 लेंगे तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.1 स्क्वायर, यानी 0.1 स्क्वायर यानी 10 की पावर -1 का स्क्वायर, 10 की पावर -1 का स्क्वायर इज 10 की पावर -2 इंटू S, और ये चीज कितनी होगी, जो हमारा KSP दिया गया है NaOH का, तो ये चीज हो जाएगी, तो S कितना आ जाएगा, इससे 10 की पावर -2 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, 2 इंटू 10 की पावर -15 बाई 10 की पावर -2, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -13। ओके, है ना, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको आने चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। Which one of the following pairs of solution is not an acidic buffer? इसमें से कौन सा जो है एसिडिक बफर नहीं है, तो एसिडिक बफर क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। एसिडिक बफर वो होता है जिसमें हम वीक एसिड लेते हैं और उसके साथ लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो वीक एसिड रहता है ये कॉमन आयन होना चाहिए, तो ये होता है एसिडिक बफर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा जो है एक एसिडिक बफर बना रहा है, यानी किसमें हम वीक एसिड और उसका एक सॉल्ट ले रहे हैं। तो देखें जरा, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया गया है, HClO4 NaClO4। भाई HClO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट बना रहा है ये इसका, ये चीज तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से ये हमारा आंसर मतलब गलत हो जाएगा। गलत हमको शायद वही बताना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NS, है ना, तो नॉट ही बताना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा A, क्योंकि
क्योंकि हमको चाहिए था वीक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो CH3COH है, वीक एसिड है, ये उसी का सॉल्ट है, तो ये वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट है। यहाँ पर भी ये वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है, ये भी वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है। तो इसका मतलब ये सारे एग्जांपल वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है के एग्जाम का मिक्सचर बता रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर। लेकिन ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझे? ठीक है। A buffer solution is prepared in which the concentration of NH3 is 0.3 molar and the concentration of NH4 plus is 0.2 molar. Okay भाई साहब. If the equilibrium constant for Kb for NH3 equals to 1.8 into 10 to the power minus 5, what is the pH of this solution? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बफर सॉल्यूशन किस किस से मिलकर के बना है, NH3 और उसका NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है ना। NH3 कितना लिया है अपन ने यहाँ पर, ये तो ये NH3 है और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है ना, तो कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे ये चीज मिल रही है अपन को। तो इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb फॉर NH3 इज इतना इतना दिया गया है हमको, ठीक है। इसका अगर बेसिक चीज हमको, तो हमको निकालना है pH, निकालना है, क्या निकालना है, pH। तो अब ये जो बफर सॉल्यूशन बन रहा है ये एक बेसिक बफर है, और बेसिक बफर यानी कि किस किस का मिक्सचर है, ये वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट है ना, प्लस उसका सॉल्ट विद कॉमन आयन। तो अगर ये उसका है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बेसिक बफर के लिए हम POH लिखते हैं, एंडरसन हेजल बॉल्श इक्वेशन बेसिक बफर के लिए POH से डिनोट करते हैं, तो वो होता है PKB प्लस लॉग सॉल्ट, या ये कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट, अच्छा अपन बेस की बात कर रहे हैं अगर, तो बेस के केस में यहाँ पर सॉल्ट जो होता है इसको कॉन्जुगेट एसिड भी लिखते हैं अपन, राइट। तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है। क्या कि यहाँ पर सॉल्ट की जगह हम कॉन्जुगेट एसिड का भी कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो POH निकालना है हमको, क्यों है ना, ये क्यों लिख रहे हैं, पहली बात तो समझो इस चीज को, हम क्यों यहाँ पर POH लिख रहे हैं, PH क्यों नहीं लिख रहे हैं, निकालना तो PH है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये बेसिक बफर, ये जो सॉल्यूशन है कैसे समझे कि बेसिक बफर है, भाई NH3 से। NH3 एक बेसिक चीज है, और वो चीज जब वहां पर वो होगा, उसका जो बफर सॉल्यूशन बनेगा NH4 प्लस के सॉल्ट के साथ, तो सीधी सी बात है कि वहां पर वो बेसिक बफर बनाएगा। और बेसिक बफर के लिए हेंडरसन हेजल बॉल्श इक्वेशन POH के लिए होती है, और POH क्या होता है, PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर PKB लिखेंगे तो PKB कितना दिया है, 1.8 into 10 की पावर -5, यानी कि हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ क्या कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो ये कितना हो जाएगा, ये PKB हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट सॉल्ट यानी कि कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड क्या है अपना NH4 प्लस, ये है हमारा कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो ये इसका हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0.2 मोलर, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन बेस, बेस यानी कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है 0.3, ये हो जाएगा 0.3। तो यहाँ से डेसिमल ये log 2/3 हो गया, माइनस लॉग 1.8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं खोलूं तो यहाँ पर हमें पता है कि log A इंटू B इज log A प्लस log B, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट POH कितना हो जाएगा इसका माइनस लॉग 1.8 और माइनस लॉग 10 की पावर -5, करेक्ट है। और इसको हम लिख सकते हैं प्लस log 2 और ये हो जाएगा माइनस log 3, है ना। क्यों, क्योंकि ये log A by B है, log A by B इज log A माइनस log B, तो इस वजह से log 2 माइनस log 3 कर दिया। ओके, अब एक चीज सुनो, अब हमको 1.8 का यहाँ पर log नहीं पता है ना। जब हमको 1.8 का log नहीं पता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे अभी ये वाला क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहाँ पर 1.8 इज अप्रोक्सीमेटली 2, तो जितना 1.8 है उतना ही 2 होगा, लगभग लगभग आसपास ही होंगे। तो इस वजह से माइनस log 2 और ये प्लस log 2 अप्रोक्सीमेटली ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को लगभग लगभग, आंसर इन दोनों का, ये प्लस है ये माइनस में है, तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1.8 इज अप्रोक्सीमेटली 2, हम कह सकते हैं कि ये माइनस log 2 है और ये log 2 से कैंसिल हो जाएगा। डन। अब बात आती है माइनस, यहाँ पर माइनस log 10 की पावर -5 नथिंग बट 5, ये 5 ही होगा, और माइनस log 3, माइनस log 3 इज कितना, log 3 0.47 याद किए हैं, तो ये हो जाएगा 0.47, है ना। 5 माइनस 0.47 कितना होगा 4.53 के आसपास, 4.53 के आसपास ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई, अच्छा ये तो POH है, अभी आंसर नहीं आया, अच्छा हुआ। देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई यहाँ पर कि POH निकालना है, अगर यहाँ पे 4.53 दिया होता तो गड़बड़ हो जाती है अभी, ठीक है। लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे कि हमको POH जो है यहाँ पर हमको देखने को मिला कि 4.53 आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है PH। तो PH कितना होगा बच्चों, PH हो जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस
4.53। अब 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आता है और 10 में से 0.53 और चले गए, मतलब आ जाएगा ये 9.47 के आसपास। 9.47 ये अपना आंसर आएगा। यानी कि अब सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर ये जो अप्रोक्सीमेशन किया है log 2 और इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो लेकिन इतना भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा 9.43। यहाँ पे अपना आंसर 9.47 आया था। इसके क्लोजेस्ट कौन सा है अपना? बी, 9.43 आंसर इज। ठीक है, ओके, क्लियर, आ गई बात समझ में? बस इस तरीके से अपन कर सकते हैं। So if the pH of the saturated solution of BaOH whole twice is 12, the value of its KSP is। ठीक है, तो हमको यहाँ पर pH दिया गया है, इसका pH कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, और हमको KSP की वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन है कुल मिला के। तो KSP क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मैं BaOH होल ट्वाइस की बात करता हूँ तो BaOH होल ट्वाइस अगर मैं इसको देखूं तो इसको ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा? ये Ba2 प्लस 2OH माइनस में, राइट। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S की है, अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी S की मानूं तो यहाँ पर T इक्वल टू सैचुरेशन पर, जैसे ही सैचुरेशन आएगा तो यहाँ पर ये S आएगा, ये 2S आएगा। ठीक है, ये चीज है, ये S है, ये 2S है। तो अगर मैं इसके KSP की वैल्यू बताऊं तो KSP की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर Ba2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर चढ़ेगा, यानी S इंटू 2S का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 4S क्यूब। अब हमको S नहीं पता, तो S कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको यहाँ पर दिया गया है pH इक्वल टू 12। इसका मतलब अगर pH इक्वल टू 12 है बच्चों, तो इसका मतलब H प्लस जो होगा वो होगा 10 की पावर माइनस 12। अगर H प्लस 10 की पावर माइनस 12 है तो OH माइनस बताओ OH माइनस कितना होगा? OH माइनस होगा 10 की पावर माइनस 2, है ना? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 10 की पावर माइनस 14। अगर 10 की पावर माइनस 14 है, ये OH माइनस 10 की पावर माइनस 2 रहेगा। अब जैसे ही हमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 पता चल गया है, तो इसका मतलब हमको ये चीज पता चल गई है, क्योंकि सैचुरेशन पर OH माइनस कितना दिया गया है? 2S। इसका मतलब 10 की यहाँ पर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो कि 2S के बराबर है, वो कितना है? 10 की पावर माइनस 2 है। तो S कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं इसको 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, या हम ये कह सकते हैं इसको 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। समझ लो, क्योंकि यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल इधर खिसका है तो ये एक डेसिमल पीछे खिसकेगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक, तो हमको पता चल गया ये क्या? S। तो अब हमको KSP निकालना है, तो इसमें S की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KSP इज नथिंग बट 4S क्यूब, यानी 4 इंटू S की वैल्यू कितनी आई? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो S का क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 करना है, और 10 की पावर माइनस 3 का क्यूब कितना होगा? 10 की पावर माइनस 9। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 500। तो ये आ जाएगा 500, है ना। 25 2 जा 50, 25 5 4 जा 20, है ना। ये होगा 25, ये होगा 20, 25 2 जा 50, 50 इंटू 10 100, 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये आ जाएगा आंसर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आंसर इज डी। समझे जी, है ना? समझ में आया? तो BaOH होल ट्वाइस जो है डिसोसिएट होकर Ba2 प्लस 2OH माइनस बना रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर S और यहाँ पर 2S आ रहा था। KSP की वैल्यू 4S क्यूब के बराबर आएगी। तो जब S हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको पता है कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है? यहाँ पर 2S है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2S इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2, और 10 की पावर माइनस 2 तो S कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि 0.5 इंटू 10 की, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हमको देखना है, डी आ जाएगा इसका आंसर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ओके, ठीक है। What is H plus concentration in mole per liter of a solution that is 0.2 molar in CH3CONA and 0.1 molar CH3COH? ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला गया है, यहाँ पर क्या क्या चीज दी गई है? H plus का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है, हमको CH3CONA यानी कि सॉल्ट का यहाँ पर ये चीज दी गई है कॉन्सेंट्रेशन, और एसिड का भी हमको सॉल्यूशन दिया, एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इस बफर सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, Ka हमको दिया गया है CH3। ये है, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर तुम कैसे समझे कि बफर का क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि समझ में कैसे आएगा सर कि बफर है। तो यहाँ पर देखो ना, CH3CONA है और उसके बाद ये CH3COH है, ये वीक एसिड है और ये उसी का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है।
का सॉल्ट है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन बन रहा है कैसा है, बफर है। और बफर के लिए क्योंकि एसिडिक बफर है तो हम सीधे पीएच लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, करेक्ट है। तो ये हो गई हमारी हेंडरसन हेज़ल-बार्श इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पीएच, तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी कि माइनस लॉग एच प्लस, यानी पीएच मतलब यही होता है। पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के, क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, सॉल्ट अपॉन एसिड, समझ रहे हो। तो अब यहां पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू, देखो इसको यहां पे अगर मैं इधर माइनस लिख दूं तो ये एसिड अपॉन सॉल्ट लिख सकता हूं, है ना। यानी कि तुम्हें ये पता होना चाहिए प्लस लॉग a बाय b इज इक्वल टू माइनस लॉग b बाय a, राइट। अगर ये पता है तो अगर मैंने यहाँ पर इसको माइनस लिख दिया तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, है ना, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। तो अगर जैसे मैंने माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर भी माइनस लॉग आ जाए, यहाँ पर भी माइनस लॉग आ जाए। जैसे ही दोनों तरफ माइनस लॉग आ जाएगा तो अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि इट इज माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि हो जाएगा माइनस लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज माइनस लॉग के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, एसिड अपॉन सॉल्ट, समझ रहे हो बात को। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें पता है log a इंटू बी इज log a प्लस log b, और क्योंकि माइनस लॉग था इसलिए इट विल बी माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, और उसी माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट को अपन प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लिख सकते हैं, वही चीज है। मतलब इसी चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि अब ये भी माइनस लॉग समथिंग है और ये माइनस लॉग समथिंग है, यानी कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल करके एंटी लॉग ले लेता हूं तो नाउ वी कैन से दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो, है ना। फिर से देखो कहां से शुरू हुए थे अपन, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये हमारी इक्वेशन थी जो हमने याद करी। उसके बाद यहाँ पर इट विल बी माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के ए इंटू सॉल्ट एसिड अपॉन सॉल्ट। क्यों किया एसिड अपॉन सॉल्ट, फिर से सुन लो, एसिड अपॉन सॉल्ट क्यों किया है, सॉल्ट अपॉन एसिड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, जब यहाँ पर माइनस होता तब जाके हम यहाँ पर इसको एसिड अपॉन सॉल्ट लिखते और तभी जाकर हम माइनस लॉग यहाँ पर कॉमन ले पाते। और लॉग कॉमन कैसे लेना है, क्योंकि ये माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग बी था, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना, लॉग बी इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ ए इंटू बी, समझ रहे हो। यहाँ पर माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी यानी कि माइनस लॉग ए इंटू बी, है ना, क्योंकि हमको पता है लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए इंटू बी। तो यहाँ पर माइनस लॉग था तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया, तो ये माइनस आ गया। अब दोनों तरफ माइनस लॉग हो गया है तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, उसके बाद एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग मतलब कि यहाँ पर लॉग हटाएंगे तो ये H प्लस है और यहाँ पर के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट है। इतनी बात हमको करनी थी, बाकी सारी जानकारी हमको यहाँ पर के ए दिया गया है। बिल्कुल देखो अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जरा में आएगा, देखो तो जरा कैसे आ रहा है, यहाँ पर के कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, राइट। फिर एसिड कितना है, एसिड 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 रहा ये 0.1, तो ये हो जाएगा इंटू 0.1 अपॉन सॉल्ट 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 0.2 है ना। तो ये चीज हो जाएगी कैंसिल, यहाँ से डेसिमल गया, ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यानी कि अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ खिसकाता हूँ तो हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर चढ़ जाएगा 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोलर, आंसर इज डी। समझे, तो ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए कि ये यहाँ पर कैसे आया, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना था और इस वजह से जैसे ही हमने प्लस का माइनस किया तो ये चीज भी रिवर्स हो जाएगी, एसिड अपॉन सॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट लिख दिया, क्योंकि दोनों तरफ लॉग हो गए थे फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से H प्लस इक्वल टू के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये चीज हो जाएगी और इस वजह से हमने के ए भी दिया गया था, एसिड भी दिया गया था, सॉल्ट भी दिया गया था, सब दिया गया था, तो हमने यहाँ पर सिंपली आंसर निकाल दिया। समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत आए तो दोबारा देख लेना,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे, बार बार देखेंगे, आ जाएगा समझ में, इतना कोई कठिन नहीं था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ SO4 2-। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी हमको किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो क्या करेंगे, H+ ऐड करते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो H+ निकाल लेंगे, है ना। तो रूल क्या कहता है, रूल इज अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो ऐड कर दो, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो H+, सब्ट्रैक्ट H+, और अगर कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो ऐड H+, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड चाहिए SO4 2- में, इसमें H+ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, HSO4-, है ना। SO4 2- था, उसमें H+ जोड़ दिया तो HSO4- बन गया, आंसर इज ए, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज है, बढ़िया। फॉर अ पॉलीबेसिक एसिड द डिसोसिएशन कांस्टेंट हैव अ डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच स्टेप, ठीक है। यहाँ पर पॉलीबेसिक एसिड है, डिसोसिएशन हर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। इसके बारे में हम लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर में कवर किया है इस चीज को। तो यहाँ पर हमें पता है H3A जो है, यहाँ पर ये ट्राई बेसिक एसिड था तो इसमें H+ + H2A बनाया, ये Ka1 रहा। फिर सेकेंड टाइम जब H2A- में से H+ + Ha2- रहा तो यहाँ पर Ka2 रहा, फिर Ha2- को H+ + A3- किया तो इसका Ka3 रहा, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड ट्रेंड ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, इन सक्सेसिव स्टेजेस। तो यहाँ पर जब डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात आएगी तो हमें पता है कि जब पहली बार H+ निकलता है तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्पीशी में से निकल रहा है। जब वो एक न्यूट्रल स्पीशी में से निकलता है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Ka1 रहने वाला है, Ka1 वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे आसानी से H+ रिलीज हो रहा है, मतलब दिस इज गोइंग टू बी मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर इजियर आयनाइजेशन, इसका इजियर है, आयनाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा Ka होगा, तो इस वजह से इसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ से डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये एक नेगेटिव चार्ज एंटिटी है, नेगेटिव चार्ज में से H+ निकलना थोड़ा कठिन है, तो इस वजह से यहाँ पर Ka2 की वैल्यू कंपैरेटिवली कम रहेगी। और ऑन द वेरी सिमिलर नोट अगर Ka3 की बात की जाए तो वहां पर 2- से निकल रहा है H+, जिसकी वजह से ये चीज और कठिन हो जाएगी, इस वजह से Ka3 सबसे कम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो K रहेगा वो तो डेफिनेटली इन तीनों का प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो Ka1 सबसे ज्यादा बड़ा होगा, रीजन बीइंग कि उसका आयनाइजेशन सबसे आसान होगा, क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्पीशी में से H+ निकल रहा है, इस वजह से। तो आंसर हो जाएगा हमारा Ka1 मोर देन Ka2 मोर देन Ka3, सिंपल एज दैट, क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज 0.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर, द वैल्यू ऑफ KSP फॉर द सॉल्ट इज, ठीक है। KSP की यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है, सॉल्युबिलिटी हमको दी गई है, यानी कि दिस इज नथिंग बट S, ये S दिया गया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ KSP, KSP की वैल्यू क्या होगी, चलो तो KSP क्या होगा, सबसे पहले तो हम CaF2 का यहाँ पर डिसोसिएशन देखें तो जरा, तो CaF2 अगर यहाँ पर बना रहा होगा तो क्या बना रहा होगा, Ca2+ + 2F-, करेक्ट है। तो यहाँ पर T = सैचुरेशन पर, यहाँ पर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S की है तो ये S और ये 2S रहेगा, यानी कि जब मैं KSP की बात करता हूं तो KSP क्या होता है, Ca2+ × F- का स्क्वायर, इजंट इट। तो यहाँ पर एट सैचुरेशन KSP है ना, क्योंकि एट सैचुरेशन रखना है हमको, ये सारी वैल्यूज कब रखते हैं, एट सैचुरेशन रखते हैं। तो Ca2+ एट सैचुरेशन कितना है, S है, और F- कितना है, 2S है, तो 2S का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, 2S का स्क्वायर यानी कि 4S², 4S² यानी कि 4S³। तो KSP आ जाएगा हमारा 4S³ के बराबर। S की वैल्यू हमको दी गई है 0.5 × 10⁻⁴, तो हम लिख सकते हैं 4 × 0.5 × 10⁻⁴ का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 × 0.5 का क्यूब, 5 5 25 5 125, 125 और 3 डेसिमल पीछे किसकेंगे, क्योंकि एक डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.125 × 10⁻⁻⁴ ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 × 0.125, 0.125 का यहाँ पर जब हम इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, 5 4 20 का 0 2, 4 2 8, 8 और 2 10 का 0 1, और 4 1 4, 4 और 1 5, तो हो जाएगा 500
और 3 डेसिमल और खिसकेंगे तो ये जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 0.5 इंटू 10 की पावर -12 हमारा आंसर आ रहा है, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ है ना, तो यहाँ पर एक इधर खिसकेगा तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है इधर खसक रहा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड होगा -13 चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -13 KSP। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ये, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, 5 इंटू 10 की पावर -13। समझ में आया? सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर CaF2 है तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, सिंपल एज दैट। क्लियर? तो ये हो गए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सारी चीजें खत्म कर दी भैया, थक गए क्योंकि बहुत सारा ही कर लिए थे, है ना। तुम्हारे लिए भी थकान हो गई होगी डेफिनेटली, लेकिन चीज जब सीख जाते हैं तो उसका मजा अलग आता है, उसमें कॉन्फिडेंस अलग आता है। ठीक है, तो आई होप कि वो कॉन्फिडेंस तुमको मिला होगा इतने लंबे इंटरवल ऑफ डिस्कशन के बाद, जिसमें हमने थ्योरी भी इतना बड़ा लगभग 4 घंटे का लेक्चर बना, और उसके बाद फिर अब हमने यहाँ पर MPQ किए, तो ये भी करीब 1 घंटे का 1.5 घंटे का रिकॉर्ड हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इतना सब हमने एक पर्टिकुलर चीज में अगर इन्वेस्ट किया है टाइम, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। आई होप कि तुमको यहाँ पर ये पूरा डिस्कशन अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का समझ में आया। नेक्स्ट उसमें मिलते हैं हम कुछ नया लेकर के। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप द जोश हाई।